द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप उनको, मेरा एक निवेदन है आपसे कि उनको आप खाली वीडियो ही ना समझें, सामान्य वीडियो समझ करके हल्के में ना लें, उनको देखें, समझें। मैं एक ये अपने आप में किताब होगी, मतलब ये जस्ट टेक इट जस्ट लाइक दैट आई एम राइटिंग ए बुक ऑन शेयर मार्केट इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज। तो आपको अगर शेयर बाज़ार में महारत हासिल करनी है, इसका ज्ञान हासिल करना है, पूर्ण ज्ञान तो देखिए कोई आज तक उत्पन्न नहीं हुआ धरती पर जो शेयर बाज़ार का गॉडफादर बन सके, जो जिसको रियल सेंस में द ग्रेट एक्सपर्ट कहते हैं, द ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट कह सकें, वो कोई भी नहीं है। वॉरेन बफेट हों, चाहे राकेश झुंझुनवाला हो, चाहे प्रेम वत्सा हों, चाहे वो जो मंगूर साहब जो थे, मंगूर साहब की डेथ हो गई यूएस में, वो कोई भी नहीं है। गलतियां हर आदमी से होती हैं, गलतियां हमारे सामने हैं, मतलब वॉरेन बफेट साहब की गलतियां हमने देखी हैं। जो कोरोना काल था, उस पूरे कोरोना काल में उन्होंने $6 बिलियन इकट्ठे करके रखे थे। कोरोना काल का प्रभाव शुरू होने से पहले, चूंकि संभावित था कि प्रभाव डालेगा, $6 बिलियन इकट्ठे किए उन्होंने माल बेच करके। लेकिन वो ये इंतज़ार करते रहे कि और गिरेगा मार्केट, लेकिन गिराया कुछ नहीं, गिरा था लेकिन और गिरेगा, वो बाज़ार चढ़ता चला गया। और वो इसका रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पाए कि सरकारों ने, पर्टिकुलर दी यूएस गवर्नमेंट, सबसे बड़ा मतलब उसने लिक्विडिटी बाज़ारों में डाली थी। पूरे कोरोना काल के दौरान $18 बिलियन दे थ्रोन इन द मार्केट एज लिक्विडिटी टू स्टिमुलेट द कोरोना एडवर्स इफेक्ट्स। तो ऐसी सूरत में वो भी नहीं पहचान पाए। एप्पल का शेयर खरीदा उन्होंने $172 में, वो $127 आ गया था। जो आईटी बूम था, उनका उद्देश्य तो पैसे ही कमाना था ना, किसी से कोई प्यार या दुश्मनी नहीं थे ना। शेयर तो शेयर होता है। पूरे आईटी बूम को वो समझ नहीं पाए, एनकैश नहीं कर पाए। इसलिए कोई भी आदमी एक्सपर्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये है कि भाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई से, समझ से, अनुभव से काम चल जाता है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर किसी की बात गलत जाती है, अगर रियली कोई ईमानदारी से कोई बात कहता है और वो गलत, तो उसको आप ये ना लें कि ये आदमी बेकार है या तो कहिए इसने गलत कहा था। सबसे बड़ी बात ये है, आप कहने वाले का इंटेंशन देखिए। एक तो कोई ऑपरेटर है, एक टीवी पर आकर के कोई एनालिस्ट कहता है, वो किसी ऑपरेटर से एफिलेटेड हो सकता है, किसी मैनेजमेंट से एफिलेटेड हो सकता है। कोई फंड मैनेजर भी ऐसा नहीं कि वो दूध के धुले हैं। बहुत कुछ सही हैं ये लोग, काफ़ी सही होते हैं, क्योंकि इनको इनकी प्रेस्टीज का सवाल होता है, इनका बिजनेस इमेज का सवाल होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो चलो खैर, ये बात तो प्रारंभिक बात बहुत हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आज आपको एक वीडियो मैं एक विषय पे चर्चा करेंगे, और वो चर्चा का आज विषय ये होगा कि बहुत से ऐसे शेयर हैं जिनमें वर्थ भी है, जिनमें ग्रोथ भी आ रही है, वर्थ भी है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर भी सही है, टेक्नोलॉजी पैरामीटर पर सही है, ब्रांड इज बेटर, मैनेजमेंट इज बेटर, लेकिन उसके बावजूद भी उन शेयरों को उठने नहीं देते, बल्कि गिरावट देते हैं। अच्छा परिणाम आता है, शेयर को गिरा देते हैं, कोई ना कोई बहाना ऐसा फिट कर देते हैं। देखिए, जो भी आदमी करता है मर्डर, जो बड़े से बड़ा क्राइम करता है, वो भी आदमी जस्टिफाई करता है। चंबल के जो डाकू थे, वो भी ये कहते थे कि भाई हमारे साथ समाज ने, गांव के सरपंच ने, कोई ठाकुर ने, कोई जागीरदार ने, कोई बड़े आदमी ने हमारे साथ अन्याय किया, और उस अन्याय के खिलाफ हमको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। अन्याय होता चला गया, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने चंबल में आकर के बंदूक उठाई है। तो खैर, वो किसी सीमा तक ठीक भी थे। लेकिन ये जो शेयर बाजार में कोई आदमी जस्टिफिकेशन देते हैं ना, ये मैं बताऊंगा अभी आगे के, उस जस्टिफिकेशन में कोई तंत वाली बात नहीं है। दैट इज़, कुछ मामलों में सही होता है, कुछ में सही नहीं होता है। तो सही तो होना ही चाहिए मतलब, लेकिन गलत क्यों हो? और गलत अनजाने में, इनोसेंट वे में, बोनाफाइड वे में अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसके पीछे इंटेंशन खराब है तो फिर खराब है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, उस आदमी से संभल के रहिए। तो दोस्तों, अब ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और आज का जो वीडियो होगा उसका शीर्षक होगा ऑपरेटर की रेस्पॉन्सिव और इररेस्पॉन्सिवनेस के कारण इन्वेस्टर किस तरह नुकसान उठाता है। मेन कारण यही है नुकसान का। जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं, मेरे जैसे आदमी हैं, उनको भी उस शेयर को बेचना पड़ता है। खरीद में तो मैं चक्कर में नहीं आऊँगा, अगर मान लो कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ नहीं है ना तो मैं नहीं खरीदूंगा उसको। लेकिन खरीद चुकने के बाद या मेरे पास शेयर रखा भी है तो उसको थका देते हैं, उस इन्वेस्टर की हिम्मत को तोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि कोई ना कोई मोटी गड़बड़ इस कंपनी में है, इस कारण से नहीं उठ पा रहा। अब मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूँ, बहुत हैं उदाहरण। तो अभी मौजूदा एक लिस्ट बनाओ तो आपके कई पन्ने भर जाएंगे, मतलब डायरी के। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि जिनसे ये साबित होगा कि देखिए क्या हो रहा है नज़ारा। नारायणा हृदयालय का जो शेयर था, मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री के 5-7 शेयरों के उदाहरण देता हूँ आपको, कंपैरिजन विद इन सेक्टर कंपेयर करके बताता हूँ आपको कि ये सब क्या हो रहा है। नारायण हृदयालय का जो शेयर है उसकी EPS FY 24 की 39 रुपये 47 पैसे, TTM है ये, मतलब EPS 24 नहीं, TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 4 क्वार्टर की, जिसमें जून क्वार्टर भी शामिल है, की EPS थी 39 रुपये 47 पैसे और उसका TTM है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का P रेशो है 29.96 नहीं सॉरी 29.96 यानी 30 मान लीजिए। उसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स P रेशो 30 है और सेक्टर का P रेशो 82.28 है। इसी तरह रेनबो हॉस्पिटल की बात करते हैं, रेनबो चाइल्ड हॉस्पिटल है, मेडिकेयर चाइल्ड मेडिकेयर हॉस्पिटल, इसकी EPS 21 रुपये 10 पैसे है और इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स P रेशो 56.63 और सेक्टर का P रेशो वही 82.28 है। सारे जितने मैं शेयर बोलूँगा मेडिकल के, हॉस्पिटल के, उनका P रेशो एक ही है, मतलब एवरेज P रेशो एक ही है। अब आप ये अपोलो हॉस्पिटल, इसकी EPS है 72 रुपये, P रेशो 91.78 और सेक्टर P रेशो 82.28 है ही। मतलब फोर्टिस हॉस्पिटल 8.65 की EPS है, 61.57 का P रेशो है, नहीं हाँ P रेशो है, TTM P रेशो और सेक्टर P रेशो 82.28 है। ग्लोबल हेल्थ 13.81 की EPS है, 78.63 का P रेशो है और बट वो जो एवरेज P रेशो 82.28 है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 29.17 का P रेशो है, EPS है और P रेशो 78.13 है, एवरेज P रेशो 82.13 है। यानी मैंने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 कंपनियों का जो हेल्थ केयर सेक्टर के यानी हॉस्पिटल सेक्टर की जो 9 कंपनीज हैं, लीडिंग कंपनीज हैं, उनके बारे में मैंने आपको विवरण दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, नारायणा हॉस्पिटल का P रेशो जो है वो सबसे कम है, जबकि साइज के अंदर 3rd हॉस्पिटल है, फर्स्ट नंबर अपोलो, सेकंड फोर्टिस, देन नारायणा है। उसके बावजूद अच्छा ग्रोथ भी है, 15%, 18%, 15%, 18-20% की ग्रोथ आती रहती है इसमें। अच्छा, और सबसे हाईएस्ट P रेशो अपोलो हॉस्पिटल का है, जिसमें कभी ग्रोथ आती है और कभी बिल्कुल डल पड़ जाता है वो बच्चों। तो ठीक है, मान लिया बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन एवरेज P रेशो से भी ज़्यादा है उसका P रेशो। अच्छा, फिर फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, चैन है, 8 रुपये 65 पैसे की EPS है, 61.57 का P रेशो है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसका 61.57 क्यों, इसकी तो बहुत स्लो ग्रोथ है मतलब। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि राकेश झुंझुनवाला साहब का इसमें करीब 1400-1500 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट है आज के तारीख में। 700 करोड़ रुपए लगाए थे इन्होंने
वो आज 1400-1500 करोड़ रुपए हैं। इस कारण आप मान लीजिए। अच्छा, अब ग्लोबल हेल्थ केयर जो ये दिल्ली में है ना, गुड़गांव में जो हॉस्पिटल है ग्लोबल हेल्थ केयर, इसके 3 हॉस्पिटल हैं टोटल इंडिया में। इट्स नॉट ए वेरी बिग चैन ऑफ हॉस्पिटल। EPS 13 रुपये 81 पैसे, पी रेशियो 78.63 और सेक्टर P 82.28 है। मतलब इसकी भी हालत है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज भाई ये इतना फ़र्क क्यों है? नारायणा हॉस्पिटल का इतना फ़र्क क्यों है? लेकिन दबा रखा है इसको। 700 750 के आसपास मैंने शेयर खरीदे थे इसके, और मुझे 8 महीने रखने के बाद भी उनको बराबर में ही बेचना पड़ा। घाटा नहीं हुआ, बराबर में बेचना पड़ा उन शेयरों को। बढ़ता ही नहीं, अब क्या करूँ बताओ। अब फिर बाद में मैंने बेच दिए, बेचने के बाद तुरंत बढ़ना शुरू हो गया। बताओ, तो बात यह है कि मार्केट रेस्पॉन्सिव नहीं था इनके प्रति, इसके प्रति, और जिनके प्रति रेस्पॉन्सिव था हॉस्पिटल शेयर्स में, उनके प्रति बहुत ज़्यादा था। और बहुत से हॉस्पिटल के शेयर मिल जाएंगे जिनका पी रेशो बहुत कम है और अच्छी ग्रोथ और अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं। रेनबो हॉस्पिटल के ढेरों शेयर मेरे को अलॉट होकर आए थे, मतलब IPO के अंदर। तो भाई साहब, जब तक मेरे पास वो रहे शेयर, सब कुछ देख दाख के लगाता हूँ। मैं तो फंडामेंटलिस्ट हूँ। मतलब मैं कहा 545 रुपये में शेयर आया था, और मैंने देखा कि यार 545 में तो बुरा नहीं है शेयर, तो इट्स ए वेरी गुड हॉस्पिटल चैन। उस शेयर को सब तोड़ते 427 रुपये ले आए, और मैंने ये देखा कि जो मिल रहा है वो तो ले लो भाई। 427 में बेच दिया मैंने। मेरे बेचने के 15 मिनट बाद बढ़ना शुरू हो गया। आज तक 427 का रेट नहीं आया, और वो सीधा टिका 1600 रुपये में जाकर। तो जब तक इन्वेस्टर्स के हाथ में माल है, छोटे इन्वेस्टर, मिडिल लेवल इन्वेस्टर, जब तक उस शेयर को नहीं बढ़ने देंगे, आप चाहे कुछ भी करो। सबसे तो ये इररेस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द ऑपरेटर से, ऑपरेटर बिना कोई शेयर नहीं चलता है। मैनेजमेंट और ऑपरेटर दोनों मिलकर चलाते हैं, दोनों के एटीट्यूड। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया ये है। लाखों करोड़ रुपया रोज कमाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मतलब बात यही है कि अब दूसरे उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। 2 लेटेस्ट उदाहरण है, मझगांव और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बाकायदा कंपैरेटिव चार्ट देता हूँ हर चीज़ का मैं, एक एक चीज़ को एक नाप लीजिए आप। मतलब मझगांव की TTM यानी इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए उसके बाद में TTM 110 रुपये हो गया, और पी रेशो 45.45। और जब 93 था इसका पी रेशो, नहीं 93 EPS जब थी, उस वक्त इसका पी रेशो 62 तक गया, और सेक्टर पी रेशो 59.70 एवरेज जो है। तो भाई इतनी स्टेलर परफॉर्मेंस के बाद में, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के बाद भी पी रेशो क्यों गिरा? खाली ये कह देना साहब तो सेल नहीं बढ़ी, अदर इनकम बढ़ी है। अरे भाई, सेल भी बढ़ी है, अदर इनकम भी बढ़ी है, दोनों बढ़ी हैं मतलब। और अदर इनकम कोई ऐसा नहीं पहली बार आई है, और ये कोई नॉन बिजनेस इनकम नहीं, दिस इनकम इज पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो लेकिन ऑपरेटर जो कुछ करता है जस्टिफिकेशन देता है, शेयर को तोड़ेंगे आप, मुझे लगता है तोड़ेंगे। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बावजूद भी शेयर नहीं बढ़ा आज ये। कम से कम इसमें, अच्छा पहले बढ़ा है, रिजल्ट आने के बाद बढ़ता रहता था, 100-200 बढ़ जाता था, कभी गिर जाता था, कभी बढ़ जाता था। तो चलो वो तो स्थिति थोड़ा अस्पष्ट थी, वह चुनाव के कारण कोई परिणाम गड़बड़ आ जाए, कोई और हो जाए। अब तो चुनाव परिणाम भी आ गया है। वहीं दे आर गिविंग जस्टिफिकेशन कि साहब इसमें तो अदर इनकम है, सेल कम बढ़ी है। दिस जस्टिफिकेशन नॉट प्रिवेलेबल, चलेबल नहीं है ये जस्टिफिकेशन। तो इंतज़ार कीजिए दोस्तों, जो बढ़िया फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिनमें ग्रोथ आ रही है, उनको बेचे मत। तो ये कि ये पोजीशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में है, इसमें भी ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो देखो टैक्स रिफंड आया है, इसमें अदर इनकम है। अरे भाई, अदर इनकम पहले भी आई है, उसी प्रपोर्शन में अदर इनकम हुई है इसमें भी। इन दी सेम प्रपोर्शन अदर इनकम हैज टेकन प्लेस इवन ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। और जहाँ तक टैक्स का रिफंड का सवाल है, टैक्स रिफंड को आप एडजस्ट करके देख लीजिए।
उसको हटा दीजिए, उसके बाद भी 52% की ग्रोथ आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ईयर ऑन ईयर। तो फिर क्या बात है, क्यों है? मतलब एक आध वीडियो में मेरे को मित्रों ने बताया वो ये कह रहा है कि 20% गिरे तो लो। अरे भले आदमियों, 20% अगर ये शेयर गिर जाएंगे तो फिर तो कुछ भी, किसी भी शेयर पे कोई भरोसा ही नहीं रहेगा। इतनी भारी वर्किंग के बावजूद भी अगर शेयर गिरेंगे तो ये तो स्पष्ट बदमाशी दिख रही है। मतलब ये तो मैनिपुलेशन दिख रहा है, मेल प्रैक्टिस दिखाई दे रही है। तो ये पोजीशन है। तो और जब चाहेंगे आप देख लीजिए हुआ क्या है कि ये जो शेयर है जितने बताए जो दबे हुए हैं इस समय, ये रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा हो गया। तो जब तक उनको थका करके, उनको निराश करके उनसे नीचे भाव में वापस नहीं ले लेंगे, तब तक इन शेयरों को नहीं उठने देंगे। तो बात यही है कि जो इन्वेस्टर है वो हारेगा नहीं, और जो सटोरिया वो हार जाएगा। मैंने तो यही सीखा है, मेरा जो अनुभव है, मेरी स्टडीज़ हैं, जब तक फंडामेंटली कोई शेयर स्ट्रॉन्ग है और उसमें ग्रोथ आ रही है, आप मत बेचिए, उसको बढ़ना पड़ेगा। और कोई नुकसान भी होगा तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपये का शेयर 2 रुपये बिक जाए रातों रात, ऐसा नहीं होगा। उसमें अच्छे जमे हुई जो कंपनियां हैं वो गिरती भी है धीरे। एसआरएफ का शेयर कितना गिरा, वर्किंग रहेगी 40%, प्रॉफिट 60% गिर गया एसआरएफ का, लेकिन एसआरएफ कहाँ गिरा? गुजरात फ्लोरो और साहब आपके नवीन फ्लोरो, विनती और में इनकी वर्किंग चाहे कितनी भी हल्की आ गई, लेकिन कितने गिरे, और जितने से गिरे वो बहुत धीरे धीरे करके गिरे। तो ठीक है, अगर हम इतने से रिस्क तो ले लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर किसी शेयर को दबा रखा है ऑपरेटरों ने, एवरेज पी रेशियो से नीचे दे रखा है उसके भाव को, तो ठीक है भाई, नमस्कार, आप करते रहिए कुछ तक। हम तो पिक्चर देखेंगे आराम से, क्रिकेट मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे आराम से। हम तो कुछ भी कर भाई लाला, तू थक जाएगा जब हमारे को प्रॉफिट हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो मेरा दोस्तों यही आता है कि सावधान रहिए। और सबसे बड़ी बात ये, शेयर बाज़ार में लंबा पैसा वही कमाता है जो फंडामेंटल जिसकी कमांड होती है, टेक्नो फंडा एनालिसिस करता है। सबसे बड़ी बात ये। तो थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही काफ़ी है। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, और साहब जो है कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। बाद में मिलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।